क्रैश लैंडिंग ऑन यू के एपिसोड नंबर 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो सियोडन है वो कैप्टन री को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी। उसे हर तरीके से मेंटली टॉर्चर करके भी ये कह रही थी कि मैं तुम्हारी कंप्लेन करवा दूंगी, तुम एक तरीके से देशद्रोही वाला काम कर रहे हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कैप्टन री कहते हैं कि ऑलरेडी वो अपने एक ऐसे इंसान को खो चुके हैं जिसे वो बिल्कुल नहीं खोना चाहते, जो कि उसका भाई था, बड़ा भाई। और आज दूसरे नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है वो सैरी बन चुकी है, तो वो उसे बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं करेगा खोना। तो वो अपने हर अंत तक चला जाएगा, लेकिन वो उसे वापस पाके ही रहेगा। वो एक बार दुखी हो चुका है और सारा जो पेन है वो ले चुका है, तो वो सैरी के केस में अब बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ जो सियोंगजुन था वो सैरी को पूरी तरीके से मैनिपुलेट कर चुका था कि कुछ भी हो जाएगा, उसे कैप्टन री के पास में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सैरी जो है वो चाहेगी क्या, उसे क्या नॉर्थ कोरिया में रहना है, नॉर्थ कोरिया में उसकी लाइफ है। अगर यहाँ पे वो कैप्टन री के पास चली भी जाती है तो क्या कैप्टन री उसे वापस छोड़ पाएंगे? नहीं। और सैरी यहाँ पे लाइफ टाइम रह भी नहीं सकती है, तो अगर वो बार बार में कैप्टन री के पास जाएंगे तो सोचो उसे कितना ज्यादा हर्ट होगा। ना वो खुद जा पाएगा ना तुम्हें जाने देगा, और वैसे भी अब तो सियोडन भी तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है, यानी कि उसकी फियांसे, तो सोचो उसका लाइफ कितना ज्यादा खराब हो जाएगा। तुम्हें अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, तुम्हें एटलीस्ट उसकी लाइफ के बारे में कुछ तो सोचना चाहिए। ये सब कह के ओवरऑल जो सैरी थी उसे ये समझा दिया था सियोंगजुन ने कि उसे नहीं जाना है। दूसरी तरफ कैप्टन री अब सियोडन को हर चीज बोल के बस यहाँ से निकल चुका था कि वो यहाँ पे नहीं रुकेगा, अब चाहे उसका रिश्ता बचे चाहे नहीं बचे, लेकिन वो तो सैरी को ढूंढने के लिए जाएगा। यहाँ पे जिसके बाद में सीन हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट हो जाता है। यहाँ का डॉक्टर बड़ा खुश हो रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि कैप्टन री यानी कि इतने बड़े पॉलिटिकल ब्यूरो का बेटा यहाँ पे ठहरा है तो जरूर उसका प्रमोशन हो जाएगा, वो बड़े शहर में चले जाएंगे। लेकिन तभी यहाँ पे चौल की पूरी टीम आ जाती है, जो कि उससे पूछने लग जाते हैं कि आखिर जो कैप्टन री है वो कहाँ पर गए। बेचारा डॉक्टर खुद ही परेशान हो जाता है कि हे भगवान, ये वो किस प्रॉब्लम के अंदर फंस गया। यहाँ हम री को देखते हैं जो कि अभी आखिरी कॉल के जो भी डायरेक्शंस थे उनको पता लगा लेता है, यानी कि सियोंगजुन के डायरेक्शंस को। उसके बाद में गाड़ी लेके निकल जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर से उसने मदद मांगी थी कि आप प्लीज मुझे एम्बुलेंस दे दीजिए। उसी एम्बुलेंस को लेके वो सैरी को ढूंढने निकल जाता है। यहाँ पे सियोडन बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है कि वो कैप्टन री को नहीं रोक पाई। यहाँ पे कैप्टन री की हालत काफी ज्यादा खराब थी, फिर भी वो जंगलों के अंदर घूम ही रहा था और सैरी को ढूंढ रहा था। एक वक्त ऐसा आता है कि घूमते घूमते उसके सामने खाई आ जाती है और वो ऑलमोस्ट गिरने पड़ने वाला था, मरने वाला था, लेकिन तभी वो रुक जाता है और वापस से लौट जाता है। और सैरी यहाँ पे दूसरी तरफ बहुत ज्यादा रोती है। अगले दिन सुबह सुबह हम देखते हैं कि कैप्टन री से मिलने के लिए उसके बाकी सारे कैप्टन आते हैं, और अब इन सबको भी अच्छी तरीके से पता चल ही गया था कि जो सैरी है वो सियोंगजुन के साथ में है। अब तक यहाँ पे बियोम जो है वो कैप्टन री का फोन ठीक करा के ले आया था। कैप्टन री जैसे अपना फोन को ऑन करते स्टार्ट करते तो सियोंगजुन का फोन आता है। तो यहाँ पे सियोंगजुन से बात करके कैप्टन री को थोड़ी सी तो शांति मिलती है कि चलो सैरी उसके पास में है, ठीक है, लेकिन जो भी है कैप्टन री सैरी को लेने के लिए वापस आएगा। लेकिन जो सियोंगजुन है वो मना कर देता है कि तुम आखिर उसे लेके क्या करोगे, वो वैसे भी चली जाएगी और मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, कुछ दिन की बात है, तुम वैसे भी बहुत अनसक्सेसफुल रहे हो तो अब तुम उससे दूर रहो। और वो कैप्टन री को बहुत बुरा भला कह के फोन वगैरह रखवा देता है। यहाँ पे कैप्टन री अब इन सारे कैप्टन के सामने क्या ही बोलता। अब इन सब कैप्टन को तो यही लग रहा था कि जो सैरी है वो वापस से सियोंगजुन के पास में चली गई है, क्योंकि वो उसकी एक्स फियांसे थी, तो कहीं ना कहीं उसे प्यार करने लग गई होगी। अब जब ये सब बातें कैप्टन री सुनता है तो वो गुस्सा करने लगता है, क्योंकि कैप्टन री को ये बात तो पता चल गई थी कि सैरी सिर्फ और सिर्फ इसी से प्यार करती। कल रात ये दोनों साथ में थे, उन्होंने किस किया था, तो ऑब्वियसली बात है कि सैरी उसे ही पसंद करती है। तो ये इन सब कैप्टन को मना करता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम फालतू की बातें मत करो, मुझे पता है कि सैरी सियोंगजुन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। लेकिन ये बाकी सारे कैप्टन तो लगे हुए थे इस बात को प्रूव करने में कि सैरी सियोंगजुन के साथ में भाग गई है और वो आपको तो बिल्कुल नहीं पसंद करती। इतनी देर में वो पास वाली लड़की निकल के आती है, जो कि कहती है कि तुम लोगों के कमरे से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, तुम लोग आखिर हो कौन है, इतना ज्यादा क्यों परेशान कर रहे हो। तभी वो यहाँ पे जब कैप्टन री को देखती है तो कहती है कि अच्छा आप तो उसकी वो स्पेशल कैरेक्टर हो ना, तो सब पूछने लग जाते हैं किसकी कैरेक्टर। तब यहाँ पे वो कहती है कि कल मुझे सैरी मिली थी और उसने बताया था कि कैप्टन री उसकी सबसे स्पेशल कैरेक्टर है। ये बात सुन के तो अब बाकी सारे चारों कैप्टन भी ये बात मान चुके थे कि सैरी भी अपने इस कैप्टन री को बहुत ज्यादा पसंद करती है और हर हाल में उसे कभी भूलेगी भी नहीं। लेकिन आखिर अब उसे वापस कैसे लाया जाए, तो ये सब भी यही सब बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ सियोडन की माँ ने उसके लिए एक अलग से अपार्टमेंट ढूंढ लिया था, बिल्कुल अलग इंडिविजुअल घर, और उसके अंदर सारा फर्नीचर वगैरह रखवा रही थी। तभी यहाँ पे जो उसका अंकल था वो भी बातें कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो सियोडन थी वो बहुत ज्यादा अपसेट सी बुझी सी दिखाई देती थी। तो सब कहते हैं कि शादी से पहले आखिर ऐसे कोई बुझता तो नहीं है, लेकिन तुम आखिर इतनी डल क्यों फील कर रही हो। तभी यहाँ पे इसका अंकल अपनी शादी से रिलेटेड चीजें बताने लग जाता है कि कैसे जो उसकी वाइफ थी वो किसी और से प्यार करती थी। तो सियोडन को एकदम से बहुत चीजें रिलेट होने लग जाती है। वो पूछती है कि अच्छा फिर आपने क्या किया। वो मेरी वाइफ जो थी पहले एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन जैसे ही वो लड़का चला गया उसकी लाइफ से तो उसको भी फील हो गया कि उसके लिए मैं ज्यादा स्पेशल हूँ। पहले थोड़ी गड़बड़ हुई लेकिन बाद में सारी चीजें ठीक हो गई। तो सियोडन के दिमाग में भी यही आता है कि अगर कैप्टन री की लाइफ से सैरी चली जाएगी तो बाद में जाके कैप्टन री कहीं ना कहीं उसे भूल जाएगा, क्योंकि वो जितने टाइम तक है बस तब तक ही उसकी मेमोरीज है, उसके बाद में वो सैरी को बिल्कुल भूल जाएगा। लेकिन वो इतनी ज्यादा परेशान हो रही थी कि घर से बाहर चली जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ सैरी अब सियोंगजुन से पूछना चाहती थी कि अब बताओ भाई तुम्हारी प्लानिंग क्या है, मुझे कुछ तो बताओ कि आखिर तुम क्या प्लान कर रहे हो। इतनी ही देर में सियोंगजुन का जो ये आदमी था जो कि उसे नॉर्थ कोरिया के अंदर रख
रहा था वो यहाँ पे आ जाता है। अब सियोंग जुन सैरी को तो नहीं बता सकता कि वो तो पैसे खा के यहाँ पे छुपने के लिए आया है, तो वो बस बता देता है कि ये यहाँ का केयर टेकर है, बटलर है, जो कि हमारे साथ रहता है। तो अब इस आदमी को बहुत ज्यादा शौक लगता है कि आखिर सैरी यहाँ पे कैसे आ गई। तो वो सियोंग जुन को कहता है कि देख, ये जो तू कर रहा है ना बहुत गलत कर रहा है, अगर ये बात चौल को पता चली ना तो तू और मैं दोनों मरेंगे, तो तू इतनी बड़ी चीज मत कर, सैरी को यहाँ पे मत छुपाओ। तो यहाँ पे सियोंग जुन कहता है कि देख, तुझे पैसे से मतलब है ना, तू अपना काम पूरा पूरा पैसे के ऊपर रख, मैं तुझे पैसे दूंगा, इसे यहाँ पे छुपा के रखना है, ये काम भी मैं करूंगा, लेकिन तू किसी को कुछ भी मत बोल, हम बाकी सारी चीजें मैनेज कर लेंगे। क्योंकि अभी सियोंग जुन के पास में एक अच्छा खासा प्लान था कि आखिर वो सैरी को अपना भी कैसे बना ले, नॉर्थ कोरिया में भी कैसे रह ले, नॉर्थ कोरिया में रख भी कैसे ले, उसको सेफ भी कैसे कर ले। तो उसके पास में एक अच्छा खासा प्लान था। अब हमें एक सीन दिखाया जाता है कि आखिर वो प्लान था क्या। जब वो सियोडैन से मिला था तो सियोडैन भी कहीं ना कहीं परेशान थी कि आखिर कैप्टन री से सैरी को कैसे दूर किया जाए। तो यहाँ पे सियोंग जुन उसे प्लान बताने वाला था, लेकिन पहले सियोडैन बड़ा भाव खाती है कि नहीं नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे, ये वो, और वो वहां से उठ के चली जाती है। लेकिन जब वो सोचती है कि उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कैप्टन री को यानी उसकी फियांसे को सैरी से दूर करने की, तो सियोंग जुन से वो बात सुनने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ दूसरी तरफ जितने भी डॉक्टर्स थे वो बड़े खुश हो रहे थे कि कैप्टन री की उन्हें खातिरदारी करने का मौका मिल रहा है ताकि कैप्टन री उसे आराम से ट्रांसफर दिलवा सके। लेकिन जैसे ही वो कमरे के अंदर आते हैं तो पता चलता है कि कैप्टन री तो यहाँ से डिस्चार्ज लेके चले गए हैं। तो बेचारे इस डॉक्टर को बड़ा दिमाग खराब हो जाता है कि शिट। दूसरी तरफ हम कैप्टन री को देखते हैं जो कि अपने किसी टीम मेंबर के पास में जाते हैं, और एक टाइम था जब कैप्टन री ने इसकी फैमिली की बहुत ज्यादा मदद करी थी। तो आज ये आदमी कैप्टन री की मदद करता है और बताता है कि यहाँ पे छुपे हुए क्वार्टर्स कितने कितने हैं, और उन सब का जो पीछा करा जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी तारों से ही करा जा सकता है, क्योंकि अंदर की तरफ बहुत छुपे हुए से क्वार्टर्स हैं, उन्हें ढूंढना और उनकी लोकेशन निकालना बहुत ज्यादा टफ है। तो अगर वहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी की तारों का पता लगाएंगे तो आप उस तक पहुंच जाएंगे। कैप्टन री सारी चीजों को पता लगा लेता है और बंगलो नंबर जो कि है वो पेड़ों के ऊपर लिखे हुए थे और वहां से आगे के कोऑर्डिनेशंस लिखे हुए थे, उनका पीछा करते करते बस वो सियोंग जुन के घर तक पहुंचना चाहता था। यहाँ पे सैरी भी बड़ी परेशान सी हो रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि काश वो बस एक बार कैप्टन री को इन्फॉर्म कर दे कि वो ठीक है, कहाँ पर है, कहाँ नहीं है, तो उसे अच्छा लगेगा। तो इसी चक्कर में वो सियोंग जुन के पास में आती है फोन पे बात करने के लिए कि नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है फोन पे बात करने के लिए, और वैसे भी मेरे पास में नया प्लान आ गया है। तो यहाँ पे सैरी बैठ जाती है और उसे प्लान सुनने की कोशिश करती है, जिसके अंदर सियोंग जुन बताता है कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। तो सैरी को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर तुम बोल क्या रहे हो। तो अब यहाँ पे ये जो सियोंग जुन है वो बताता है कि तुम ऐसे तो बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन मैं जो कि एक यूरोप की कंट्री की सिटीजनशिप लेके बैठा हूँ, तो तुम मुझसे अगर शादी कर लोगी तो तुम भी एक यूरोपियन वाइफ बन जाओगी, यानी कि तुम मेरे थ्रू आराम से बाहर निकल जाओगी। मैं तुम्हारा एक नकली पासपोर्ट लगवा दूंगा और ये रहे पेपर शादी के, तो हम बस एक झूठी कागजी शादी करेंगे और इसके चक्कर में तुम्हारा नया पासपोर्ट बन जाएगा और हम आराम से यहाँ से निकल जाएंगे। सैरी को ये चीजें लग तो बहुत खतरनाक रही थी कि क्या पेपर्स बन जाएंगे, शादी हो जाएगी, पासपोर्ट बन जाएगा, क्या ये चीजें सब कुछ पॉसिबल भी है। तो यहाँ पे सियोंग जुन कहता है कि देखो, वैसे भी हमारी फैमिलीज यही चाहती थी कि हम शादी कर ले और यहाँ से निकलने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है, वैसे भी सिर्फ और सिर्फ एक कागजी शादी है, इससे फर्क क्या पड़ता है। जिसके बाद में सीन यहाँ सियोडैन की माँ के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब वो असल के अंदर यहाँ पे जितने भी कैप्टन री के साथीदार थे उन सबसे मिलने के लिए आ जाती है, क्योंकि सियोडैन की माँ को कुछ तो पता करना था। उसको लग ही रहा था कि सियोडैन परेशान है, तो जरूर इसके जितने भी ये कैप्टन्स हैं इन सबको जरूर पता होगा कि कैप्टन री और सियोडैन के बीच का रिश्ता कैसे है और आखिर चल क्या रहा है कैप्टन री की लाइफ में। तो वो इन सबको दारू वारू पिलाने लगती है कि दारू पिला के जरूर वो कुछ ना कुछ उगलवा लेगी। दूसरी तरफ सैरी बड़ी ही कंफ्यूज थी क्योंकि उसके पास में अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं था, कोई आंसर नहीं था कि वो इस शादी के लिए हाँ करेगी ना करेगी। लेकिन यहाँ पे साथ ही में सियोंग जुन से कहता है कि आज क्रिसमस का दिन है, हम लोग आज साथ में क्रिसमस मनाएंगे, तुम शाम को तैयार हो जाना। लेकिन यहाँ पे सैरी का तो मन ही नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ हम यहाँ पे कैप्टन री को देखते हैं जो कि इसी जंगल का पीछा करते करते ऑलमोस्ट उसे रात हो गई थी, उसे गोली लगी हुई थी, रेस्ट करना था, लेकिन फिर भी इतनी भयंकर ठंड के अंदर वो सीधा इसी मेंशन तक पहुंच गया था। अब यहाँ पे रात हो गई थी तो सियोंग जुन आता है और सैरी को अपने साथ में डिनर के लिए लेके चलता है क्योंकि आज क्रिसमस का दिन था। तो वो एकदम भरी हुई टेबल थी, बहुत अच्छे से अच्छा मिशनरी फूड था, वाइन्स थी, लेकिन वहाँ पे सेम टाइम पे सैरी को याद आ रहा था कि कैसे वो बाकी सारे कैप्टन्स के साथ में और कैप्टन री के साथ में जमीन पे गिरे हुए क्रैम्स को जला के खाना और एक शेल के अंदर सोजो पीना, तो वो सारी चीजें वही याद कर रही थी कि वो कितनी डाउन टू अर्थ चीजें थी। उसकी लाइफ में ये सब चीजें कभी मैटर भी नहीं करती थी, फिर भी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई। आज जबकि उसके सामने इतना अच्छा खाना, इतनी अच्छी वाइन पड़ी है, फिर भी वो उसे पसंद नहीं आ रही है। जिसके बाद में लोग डिनर वगैरह शुरू करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, तो भी सैरी उसमें कोई ना कोई कमियां निकाल ही देती है। सियोंग जुन अब बिना किसी देरी के यहाँ पे सैरी को प्रपोज करना शुरू करता है कि देखो ये बिल्कुल सही वक्त है, वैसे भी अब तुम्हें कैप्टन री को भूल जाना चाहिए, भले ही कागजी शादी है लेकिन क्यों ना हम इसे थोड़ा मन से कर ले, मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस वगैरह ऑर्डर कर दूंगा, क्योंकि अगर हम इसे नाटक की तरह करेंगे तो थोड़ा सा तो लगना चाहिए ना कि हाँ हम सही तरीके से कर रहे हैं, और अगर मैं चाहूँ कि तुम्हें प्रपोज कर दूं तो यही रही तुम्हारी रिंग। उसके बाद में वो सीधा सैरी के पास जाता है उसे रिंग पहनाने के लिए। वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अब जो कैप्टन री है इसी जगह के बाहर आ चुका था, उसने देख लिया था कि आखिर यहाँ पे गार्ड्स वगैरह कितने हैं, कितने कैमरे लगे हुए हैं, तो इसी चक्कर में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करता है ताकि वो अंधेरे के अंदर आराम से आगे बढ़ सके। अब हालांकि यहाँ पे इस घर के अंदर लाइट्स जाती नहीं है, तभी जाती है जब तक कोई बहुत बड़ी खराबी नहीं हो जाती, तो सारे के सारे गार्ड्स इस खराबी को ढूंढने में लग जाते हैं। तो सैरी और यहाँ पे सियोंग जुन भी आसपास
आसपास ही थे और कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें ठीक हो जाएगी। और कैप्टन री अंदर घुसता है, एक एक करके गार्ड्स को धमाधम करके मारने लगता है और अब आखिरकार सामने आ जाता है। ये चीज सैरी देख लेती है और बहुत रोती बिलखती हुई बाहर भागने वाली थी, लेकिन तभी सियोंगजुन उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम बाहर जाके क्या करोगी, बताओ तुम आखिर उस लड़के से क्या कहोगी, क्या तुम उसके साथ चली जाओगी और उसके बाद में उसको भी फंसाओगी, खुद भी फंसोगी और ना ही कभी यहाँ से बाहर निकल पाओगी, ऊपर से उसकी पूरी लाइफ खराब कर दोगी, उस कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारे जाने के बाद में शायद हो सकता है उसे मार भी दे, उसे देशद्रोही बना दे। वो बहुत ज्यादा कोशिश करता है ताकि सैरी बस रुक जाए, लेकिन सैरी बस यहाँ पे रो रही थी क्योंकि उसे बिलीव नहीं हुआ कि कैप्टन री उसे ढूंढता ढूंढता सीधा यहाँ तक आ जाएगा। यहाँ दूसरी तरफ कैप्टन री इतना इंजर्ड होने के बावजूद भी इतने सारे लोगों को मार चुका था। आखिरकार सैरी बाहर निकलती है और उसके बाद में कैप्टन री के साथ जाने के लिए मना कर देती है। कैप्टन री कहता है कि ये सब बातें मुझे दिल से कहो, मेरी आंखों में आंखें डाल के कहो कि आखिर तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना। तो यहाँ पे सैरी अब झूठ तो बोल ही रही थी क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि उसे कैप्टन री की परवाह बहुत ज्यादा थी, वो उसे परेशानी में नहीं डाल सकती थी। इसी के चक्कर में वो कैप्टन री को कहती है कि हमारा जो भी टाइम था बस वैसे टाइम पास था, तुम वैसे भी मुझे साउथ कोरिया नहीं भेज पा रहे हो, सियोंगजुन ने मुझसे वादा किया है वो मुझे भेज देगा, तुम चले जाओ यहाँ से, तुम्हारी भी एक लाइफ है। ये वो करके वो बहुत ज्यादा दिल तोड़ देती है कैप्टन री का। यहाँ बेचारा कैप्टन री इतनी सारी प्रॉब्लम से निकल के आया था और सैरी को अपने साथ लेके जाने के लिए आया था, लेकिन सैरी उसे बिल्कुल रिजेक्ट कर देती है। यहाँ पे कैप्टन री ज्यादा कुछ नहीं बोल पाता और सैरी को कह के जाता है कि चलो ठीक है तुम अपना ध्यान रखना, और वो वहाँ से चला जाता है। जबकि सैरी की तो हालत खराब हो रही थी उसको मना करने में भी, और सैरी बस बाहर ही खड़ी थी। सियोंगजुन उसे अंदर भी लेके जाना चाहता था क्योंकि काफी ज्यादा बर्फ गिर रही थी, बहुत ज्यादा ठंड थी, लेकिन सैरी का दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। उसे ये लग रहा था कि भाई री भी तो बाहर निकला हुआ है, इतनी ठंड है, इतनी बर्फ गिर रही है, उसकी हालत इतनी खराब है, फिर भी वो अकेले निकला जा रहा है, वो करे तो करे क्या। रो रो के उसका हाल बहुत ज्यादा बुरा हो रहा था। आखिर वो कैप्टन री के पास वापस से भाग जाए, नहीं भागे तो इतनी देर में सैरी खुद को नहीं कंट्रोल कर पाती और ये जो सियोंगजुन की एक गाड़ी थी उसे उठा के निकल जाती है। यहाँ पे सियोंगजुन चिल्लाता रह जाता है लेकिन सैरी नहीं रुकती है। सैरी बस उसे छोड़ना चाहती थी कि भाई वो उसे घर तक छोड़ दे, नहीं तो इतनी बर्फ के अंदर तो वो मर ही जाएगा। आगे जाके कुछ ही देर के अंदर उसने कैप्टन री को ढूंढ भी लिया था और वो उसे कहती है कि गाड़ी के अंदर बैठो, बस मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। लेकिन यहाँ पे कैप्टन री को तो पहले से अंदाजा था कि भाई सैरी उसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसी चक्कर में वो सीधा पहले उसे गले लगा लेता है। तो जिसके बाद में सैरी कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं कोई तुमसे इमोशनल नहीं होना चाहती, बस मैं तुम्हें घर छोड़ना चाहती हूँ। अब यहाँ पे जो सियोंगजुन है वो बात करता है अपने इस आदमी से और ये दोनों टेंशन के अंदर तब आ जाते हैं जब इन्हें पता चलता है कि गाड़ी के अंदर फ्यूल बहुत ही कम था, उसके अंदर फ्यूल ही नहीं था। सैरी अगर उस गाड़ी को लेके भी गई है तो भी वो खुद भी अटक जाएगी और अगर बाय चांस उसे कैप्टन री नहीं मिलता है तो वो खुद भी बर्फ के अंदर जम जाएगी। लेकिन अब तक यहाँ पे सैरी जो है वो कैप्टन री को गाड़ी के अंदर बिठा चुकी थी, लेकिन वही है कि गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है, फ्यूल खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे सियोंगजुन को भी टेंशन हो रही थी कि आखिर वो इस लड़की को ढूंढेगा तो ढूंढेगा कहाँ पे। अब गाड़ी तो चल नहीं रही थी, गाड़ी काफी ज्यादा ठंडी हो जाती है। तो कैप्टन री कहता है कि पास ही के अंदर हमें कहीं पे रुक जाना चाहिए, नहीं तो कार के अंदर काफी ज्यादा ठंड बढ़ जाएगी। तो ये टॉर्च वगैरह लेके पास ही के स्कूल के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ जो चौल था उसने एक नई ही प्लानिंग बनाई थी। उसने सोचा था कि जो कैप्टन री का बाप है, जो कि बहुत बड़ा आर्मी का एक पॉलिटिकल ब्यूरो का डायरेक्टर है, उसे अगर गिराना है, उसकी पोजीशन गिरानी है और अगर सैरी को पकड़वाना है, काफी बड़े पोस्ट वाले आदमी से अपनी अप्रोच लगवानी पड़ेगी। इसी चक्कर में वो एक कैप्टन से मिलता है और अपोजिशन पार्टी का जो डायरेक्टर था उससे मिलने की प्लानिंग करवाता है। लेकिन यहाँ पे चौल के सामने जो बड़ा सा कैप्टन खड़ा था वो कहता है कि अगर इतनी बड़ी चीज हुई तो जो हमारा वाला डायरेक्टर है अपोजिशन का पार्टी वो जीत जाएगा और पार्लियामेंट के अंदर जो कैप्टन री का बाप है उसकी पूरी पोजीशन गिर जाएगी और कैप्टन री को अरेस्ट भी कर लिया जाएगा, धोखेबाज बना दिया जाएगा, उसकी पूरी पार्टी गिर जाएगी। लेकिन इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा सबूत होना जरूरी है। अब खैर चौल के पास में सबूत तो थे सारे, लेकिन फिर भी आखिर वो प्रूफ कैसे करेगा। तो आखिरकार उसकी मीटिंग करवाई जाती है। जो कि अपोजिशन पार्टी का पॉलिटिकल ब्यूरो का डायरेक्टर था, वो भी बहुत बड़ी पोस्ट पे था और वो चाहता था कि बस कैसे भी करके कैप्टन री के बाप की पोजीशन गिर जाए, क्योंकि वो एक बूढ़ा आदमी था और ये जो आदमी है वो एक नया नौजवान आदमी है। तो कैप्टन री के बाप की कैसे पोजीशन गिराया जाए, ये दोनों मिलकर प्लानिंग कर लेते हैं। और चौल को कहता है कि अगर तेरी सारी इन्फॉर्मेशन पक्की है कि डिवीजन 11 से वो लड़की है या नहीं है तो तू इस लड़की को यहाँ पे ले आ, बाकी सब चीजें हम देख लेंगे। तो यहाँ पे चौल कहता है ठीक है, मैं उसे यहाँ पे ले आऊंगा आप लोगों के पास में, फिर आप लोग देखना कि करना क्या है उसका। तो अब चौल सबसे पहले मैनवॉक को कॉल करता है और पता लगवाता है कि भाई कैप्टन री के घर पे ये लोग लौटे हैं या नहीं लौटे हैं। तो मैनवॉक कहता है ठीक है सर, जैसे कैप्टन री के घर पे अगर कोई भी आएगा तो मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करूंगा। चौल यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर से भी पता लगवा चुका था कि कैप्टन री यहाँ से तो गायब हो गया है। यहाँ पे दूसरी तरफ सियोंगजुन और सियोडैन आपस में बातचीत करते हैं, क्योंकि सियोडैन कहती है कि मैं तो सियोंगजुन को नहीं रोक पाई और चीजें खराब हो गई। तो सियोंगजुन कहता है कि अब जो भी करना है तुम्हें ही करना है, क्योंकि अब आगे जाके अगर सैरी को और कैप्टन री को अलग करना है तो वो हमें ही करना पड़ेगा। जिसके बाद में सीन यहाँ सीधा स्कूल के अंदर ही शिफ्ट हो जाता है। रात का टाइम था, बहुत ज्यादा ठंड बढ़ रही थी, इन्होंने आग वगैरह जला ली थी। तो यहाँ पे कैप्टन री पूछता है सैरी से कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, और सैरी यहाँ पे इन्फॉर्म कर देती है कि कैसे उसने सियोंगजुन से सगाई कर ली है, वो जल्दी से शादी कर लेगी क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर उसे वापस से साउथ कोरिया जाना है तो उसे किसी न किसी की मदद तो लेनी ही पड़ेगी और अब वो बस एक आखिरी रास्ता है जो सियोंगजुन के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। तो भी यहाँ पे कैप्टन री उसे मना करता है कि नहीं नहीं तुम ऐसा कुछ भी मत करो, मैं कोशिश करूंगा, मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। लेकिन तो भी सैरी कहती है कि नहीं, तुम
पहले अपनी हालत सुधारो। और बस ये दोनों अच्छी तरीके से बात वगैरह करने लगते हैं। जिसके बाद में सीनिया मैनवॉक के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। वो जब अपने घर आता है तो उसकी बीवी उससे बात ही कर रही थी, क्योंकि मैनवॉक बहुत ज्यादा पी रहा था, क्योंकि अब उसे पता था कि उसे बहुत ज्यादा गलत काम करना है। वो अपनी वाइफ के पास जाता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है कि जो बहुत ही एक अच्छा ऑफिसर था वो और कोई नहीं बल्कि री का भाई था। इसकी वाइफ को ये बातें पता ही नहीं थी, क्योंकि कैप्टन री को वो एक नॉर्मल आदमी समझते, लेकिन अब जाके उन्हें पता चल रहा था कि कैप्टन री भी एक बहुत बड़े जनरल ब्यूरो डायरेक्टर का बेटा है और उसका जो बड़ा बेटा था वो कैप्टनशिप के अंदर था, लेकिन वो मारा गया सिर्फ और सिर्फ चौल के चक्कर में। तो उसकी बीवी कहती है कि देखो तुम कुछ भी बुरा नहीं कर रहे हो, ये सब कुछ तुम्हारा काम है, तुम्हें दिया गया काम है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन ओवरऑल इस बार मैनवॉक सोच लेता है कि उसे कोई भी काम दिया जाएगा लेकिन वो गलत काम तो बिल्कुल नहीं करेगा। अगली सुबह हम देखते हैं कि जो कैप्टन री है उसे बहुत ज्यादा तेज बुखार आ गया था, क्योंकि रात में ठंड काफी तेज थी। तो सैरी उसे चेक करती है और कहती है कि अगर हम हॉस्पिटल नहीं गए तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कैप्टन री बार बार में बेहोश हो रहा था। तो वो कैसे तैसे कैप्टन री को उठाती है और उसके बाद में कहती है कि नहीं हमें तो घर की तरफ जाना ही पड़ेगा। जिसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है कि कैसे जो कैप्टन री है उसका बड़ा भाई था, तो री उस वक्त बचपन के अंदर ही अपने भाई को एक वॉच गिफ्ट करता है और वो वॉच जब उसका बड़ा भाई देखता है तो बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि वो वॉच बहुत ज्यादा महंगी थी। तो वो री के ऊपर चिल्लाता है कि तुम्हें इतनी महंगी वॉच खरीदने की क्या जरूरत थी। तो री कहता है कि अरे भैया इसमें क्या दिक्कत हो गई, मैं आखिर आपको कुछ दे तो सकता हूँ ना। तो ये री का जो बड़ा भाई था बड़ी खुशी खुशी उस वॉच को पहनता है। तो ये वॉच उसके भाई की ही थी। अब तक यहाँ पे कैप्टन री को काफी ज्यादा तेज बुखार हो जाता है, तो सैरी उसे उठा के फाइनली घर की तरफ ले आती है। यहाँ पे दूसरी तरफ जो सियोडैन थी वो बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ती है कि कुछ गड़बड़ करे। इसी चक्कर के अंदर वो कैप्टन री के बाप के पास में चली जाती है, यानी कि डायरेक्टर के पास में, और उन्हें जाके सारी की सारी कहानी बता देती है। सेम टाइम पे हम स्योंगजुन को देखते हैं अब, जिससे मिलने के लिए सीधा यहाँ पे चौल पहुंच जाता है, क्योंकि चौल को पता चल जाता है कि जो सैरी है वो और किसी के साथ में नहीं भागी बल्कि स्योंगजुन के साथ में भागी, क्योंकि सैरी को तो मरवाने के ऑर्डर दिए हुए थे लेकिन स्योंगजुन ने उसे बचा लिया। उसके घर में रह रही है तो चौल आके बुरी तरीके से स्योंगजुन को मारता है और कहता है कि साले मैं तो तेरी यहाँ पे जान बचा रहा हूँ और तू यहाँ पे ऐसी हरकतें कर रहा है। मैंने कहा था कि सैरी को यहाँ पे रोकना है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने जब उसे मरवाने के ऑर्डर दिए थे तो तू उसे बचा ले। तो यहाँ पे स्योंगजुन कहता है कि भाई वो इस घर में नहीं है, वो चली गई है, मेरे साथ में नहीं है, वो कैप्टन री के पास में भाग गई है। तो चौल इतना ज्यादा भड़का हुआ था कि वो ऑलमोस्ट स्योंगजुन को मार ही देता, लेकिन फिर भी यहाँ पे वो स्योंगजुन खुद की जान बचाने के लिए कहता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो सारे पैसे वैसे चले जाएंगे, ना तुम्हें मिलेंगे ना किसी और को मिलेंगे, तो मार तो मुझे क्या दिक्कत है। तब जाके चौल रुक जाता है, क्योंकि शायद पैसे भी चले जाते और स्योंगजुन को मार के कुछ मिलता भी नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैरी अब यहाँ पे कैप्टन री को अपने साथ में लेके सीधा घर की तरफ आ जाती है। और अगली सुबह हम ये भी देखते हैं कि जितने भी कैप्टन थे वो सारे के सारे सियोडैन की माँ के साथ में बैठ के पी रहे थे और धाप के पी रहे थे। और ये जो सबसे बड़ा वाला कैप्टन है यानी कि म्योक, उसको बहुत जोर जोर से डांटते हैं कि तू बेवकूफ कहीं का, तूने सियोडैन की माँ के सामने सब कुछ बक दिया। तो यहाँ पे म्योक कहता है कि वो उस औरत के बारे में तो मुझे पहले लग रहा था, झूठी औरत कहीं की एक नंबर की, मुझे पिलवा के मुझसे सारे राज निकलवा लिए, अब पता नहीं क्या होगा। अब वो कहीं कैप्टन री की कंप्लेन ना कर दे या फिर हमारी सैरी ना फंस जाए। तो ये सब कहते हैं कि सब तेरी गलती है, पी के इतना बोल ही क्यों रहा था तू। लेकिन दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि सियोडैन की माँ इतने भयंकर हैंगओवर के अंदर थी कि अच्छा हुआ उसे कुछ याद ही नहीं है, उसे जितनी भी पी उसे कुछ भी याद नहीं है। सियोडैन आती है, पूछती भी है कि आखिर आप कहाँ थी। तो उसकी माँ कहती है कि मैं रात में थी और कुछ पता लगाने के लिए गई थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, मैंने बहुत कोशिश करी याद करने के लिए लेकिन मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। तब उसने अपने हाथ में कुछ छोटी मोटी चीजें लिख ली थी, तो वो पढ़ के बताती है। तो सियोडैन के सामने कहती है कि एक लड़की है, भाग गई है, चोर है, दूसरी तरफ से आई है। तो इसकी माँ को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन सियोडैन को सब कुछ समझ में आ गया था कि आखिर जो बाकी सारे कैप्टन हैं उनको भी सब कुछ पता है। जिसके बाद में सीनिया सैरी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जो कि कैप्टन री की थोड़ी सी तबीयत ठीक कर रही थी, उसे दवाई वगैरह दे रही थी और उसे रेस्ट करने के लिए कहती है। अब ये सारी की सारी बातें जो था वो मैनवॉक सुन लेता है, क्योंकि घर के अंदर अब ऑब्वियसली बात ये लोग आ गए थे। तो मैनवॉक बड़ा खुश था कि ओवरऑल इनकी जान नहीं गई है, दोनों की दोनों जिंदा है अभी। तभी चौल फोन करके पूछता है कि क्या कैप्टन री के घर के अंदर कोई आया। तो फाइनली मैनवॉक झूठ बोल देता है कि नहीं सर, घर के अंदर कोई भी नहीं आया, जब भी कोई आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब ओवरऑल जब सैरी गाँव के अंदर आ ही गई थी तो उसका मन भी था बाहर जाने का। तो उससे पहले गाँव की औरतों को दिखाया जाता है कि कैसे ये अपने बच्चों के रिजल्ट वगैरह देख रही थी, सब अपने अपने बच्चों को कुछ प्रेज कर रहे थे, कोई डांट रहे थे, किसी का अच्छा गया किसी का बुरा गया। तो चौल की जो बीवी थी वो सबके सामने होशियारी मारी थी कि उसने कहीं बाहर से टीचर बुलाई है अपने बेटे को पढ़ाने के लिए, बहुत महंगी टीचर है, वो उसके बेटे को पढ़ा के उसे एकदम फर्स्ट नंबर पे ले आएगी, ये वो बहुत होशियारी मार रही थी। लेकिन जैसे उसका बेटा रिजल्ट लेके आता है तो पता चलता है कि गाँव के सारे बच्चों में से सबसे फेल जो बच्चा निकला, सबसे कम जिसके मार्क्स आए वो इसी के मार्क्स आए, यानी कि इतने पैसे देने के बाद में भी ये बच्चा बेवकूफ कहीं का सारे के सारे पैसे बर्बाद ही कर रहा है। तभी ये औरतें आपस के अंदर आती है और इन्हें पता चलता है कि सैरी यहीं पे ही है। तो सैरी और ये लोग आपस में बातचीत करते हैं। तो ये औरतें पूछती कि तुम तो चली गई थी। तो सैरी कहती कि हाँ मैं चली तो गई थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं आप लोगों को कोई गिफ्ट नहीं देके गई, तो इसलिए मैं आप लोगों को गिफ्ट देना चाहती हूँ। तो ये
औरतें कहती है कि हम में से अभी सबसे गरीब तो तुम हो, तुम्हारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। तब सैरी कहती है कि नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है, मैंने असल के अंदर एक लड़की से सगाई करी थी। तो वो अपनी रिंग दिखाती है और अब ये सब मिलकर औरतें सोचती है क्यों ना इस रिंग को बेच दिया जाए। तो सैरी निकल जाती है वापस से उसी जगह पे जहाँ पे वो कोई भी सामान उठा सकती थी। तो इस बार इस रिंग की वो बहुत पैसे मांगती है, हालांकि पूरी दुकान भी अगर खरीद ली जाए तो भी इस रिंग के पैसे नहीं निकल सकते। तो ये इस आदमी को कैसे तैसे करके घुमा फिरा के चाबी लगा के कुछ भी करके काफी सारे पैसे दे दे, लेकिन इस दुकान वाले के पास इतने पैसे थे ही नहीं। तो ये लोग डील करते हैं कि दुकान का सारा सामान दे दे। तो सैरी अपनी उस रिंग के बदले में दुकान का जितना भी सामान था, यानी कि कपड़े, घड़ियां, औरतों के लिए सामान, बकरी वगैरह सब कुछ खरीद लेती है। आधा तो इन और लोगों को गिफ्ट कर देती है। तो सैरी कहती है कि आखिर तुमने उसके कान में क्या कहा? तो ये औरत बोलती है कि मैंने बोल दिया कि इसका सगाई का चक्कर है, लड़की का चक्कर है। तो इस चक्कर में उस आदमी ने सारा का सारा सामान दे दिया। जिसके बाद में सीन यहाँ सैरी के मैनेजर और इस इंश्योरेंस डिपार्टमेंट वाले के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। दोनों बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि ओवरऑल सैरी को ऑफिशियली मरा हुआ घोषित कर दिया था। तो ये दोनों सोचते हैं कि अब तो इस बार ही कुछ ना कुछ करके ही रहेंगे, क्या पता उसके बाप को पता ही नहीं हो कि सैरी जिंदा है या नहीं है, तो क्यों ना हम एक बार कोशिश करके देखें। इस बार इसी चक्कर में ये दोनों बिल्कुल घर के नीचे वाले अपार्टमेंट के अंदर चले जाते हैं और बस वेट करते हैं कि जैसे सैरी का बाप आएगा, यानी कि इतना बड़ा आदमी जिसका अपॉइंटमेंट मिल ही नहीं सकता, तो उसे चिल्ला चिल्ला के बता देंगे कि सैरी जिंदा है, तो जरूर हो सकता है कि कोई बात बन सके। तो अब ये दोनों वेट कर रहे थे चोरी छुपे, तभी यहाँ पे सैरी का छोटा भाई आ जाता है और यही तो चाहता था कि सैरी मर जाए। तो गलती से मैनेजर और ये इंश्योरेंस वाला बाहर निकल आते हैं। तो सैरी का भाई इन्हें डांट टपट के भगा देता है, पूरी की पूरी फोर्स लगा देता है और ये बेचारे चिल्लाते ही रह जाते हैं। और सैरी का बाप ये चीजें देख के बस ऊपर की तरफ निकल जाता है। अब यहाँ पे जो इंश्योरेंस वाले का मुंह बंद किया गया था, लेकिन मैनेजर का मुंह खुला था। अब चाहता तो मैनेजर यहाँ पे भाग सकता था, लेकिन मैनेजर भी चिल्लाने लगता है कि चेयरमैन हमें आपसे बात करनी है, सैरी जिंदा है, सैरी जिंदा है, सैरी जिंदा है। लेकिन यहाँ पे तो जो डायरेक्टर था वो जा चुका था। लेकिन तभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिरेकल हो जाता है। जैसे सैरी का भाई अंदर की तरफ जाता है तो सैरी के बाप की लिफ्ट खुल जाती है और वो बाप बाहर निकल के आता है। इसका मतलब ये है कि सैरी के बाप ये चीज सुन चुका था कि सैरी जिंदा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन री अब जब उठता है तो उसे होश तो आ जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा बीमार था। तो वो इधर उधर हर जगह सैरी को ढूंढने लगता है, हर जगह उसे गिफ्ट्स वगैरह दिखाई देते हैं क्योंकि क्रिसमस का दिन था। तो सैरी ने काफी ज्यादा मेहनत कर रखी थी पूरे घर को सजाने में और साथ ही में कैप्टन री के लिए गिफ्ट वगैरह भी रखे थे, लेकिन घर में वो कहीं भी नहीं दिख रही थी। वो सबको कॉल वगैरह मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार उसके पास ही एक कॉल आता है जो कि सैरी का ही था। और सैरी कहती है कि मैं इस बार जा रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी ढूंढने की कोशिश मत करना। और कैप्टन री कहता है कि तुम हो कहाँ पे, मुझे बताओ तो सही, आखिरी बार मैं तुम्हें सच में गुड बाय करूंगा, मैं तुम्हें सच में जाने दूंगा, लेकिन बस एक बार बताओ तुम कहाँ पर हो। लेकिन सैरी बहुत फूट के रो रही थी और रोती हुई कहती है कि तुम बस अपना ध्यान रखना, मैं बस जहाँ से जा रही हूँ इस बार मैं शायद कभी नहीं आऊंगी। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि भाई साहब सैरी की तो सिचुएशन बहुत भयंकर वाली बिगड़ी हुई है क्योंकि सैरी के ऊपर तो किसी ने गन वगैरह रखी हुई थी और उसे किसी ने किडनैप कर लिया था। और वहां से सैरी बोल रही थी। कैप्टन री बहुत तेजी से भागता है सैरी को ढूंढने के लिए, लेकिन उसे सैरी का कोई सुराग नहीं मिलता। आखिर में सैरी फोन रखने से पहले बोल ही देती है कि वो कैप्टन री को बहुत ज्यादा प्यार करती है, उसे सब कुछ जाहिर कर देती है कि वो उसे सच में कितना ज्यादा प्यार करती है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ ही हो जाती है कि कैप्टन री ने एक आवाज सुनी थी जो कि था किसी शूट की। इसका मतलब है कि सैरी को किसी ने शूट कर दिया। अब ये चीज तो मतलब ऐसा होता है कि कैप्टन री के हाथ से फोन ही गिर जाता है, वो बिल्कुल पागल हो जाता है कि वो ये क्या चीज सुन ली है उसने, सैरी के साथ में क्या हुआ होगा, सैरी को कौन ले गया होगा। और हम यहाँ पे देखते हैं कि एक ट्रक है जो कि आगे की तरफ निकल गया है, बहुत दूर निकल गया है और कैप्टन री बस सोच ही रहा था कि आखिर सैरी कहाँ होगी, किसके साथ होगी। जिसके बाद में हमें एक्स्ट्रा शॉट्स में दिखाया जाता है कि कैसे जो सैरी पहले रहा करती थी अपने ऑफिस में इतनी खड़ूस रहती थी कि क्रिसमस के दिन पे जहाँ पूरा शहर छुट्टियां मना रहा था वो अपने सारे एम्प्लॉयज के साथ में काम कर रही थी। इवन अपने एम्प्लॉयज को भी छुट्टी नहीं देती, उन सबको भी काम पे लगा के रखती है। लेकिन इस बार जब वो यहाँ पे थी तो पहली बार खुद के हाथों से मेहनत करके इतनी सारी चीजें बनाई थी उसने। कैप्टन री के लिए गिफ्ट्स बनाए, पूरा घर सजाया और जो बचे हुए पैसे थे उनसे एक गिफ्ट लिया ताकि वो कैप्टन री को जाने से पहले एक गिफ्ट दे सके। वो गिफ्ट और कोई नहीं बल्कि उसी के बड़े भाई की घड़ी थी जिसे वो खरीद के ला चुकी थी। उसके हाथ में बॉक्स था लेकिन तभी उसे किडनैप कर लिया जाता और वो बॉक्स उसके हाथ में ही रह जाता है। और इसी के साथ में गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।